अध्याय तेरे क्या प्रायोगिक ज्यामिति, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ देखो प्रायोगिक ज्यामिति में क्या होता है कि जैसे त्रिभुज की रचना या आयत की रचना या वर्ग की रचना बताया जाता है, ठीक है ना। समझ में आया। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले देखिए त्रिभुज और चतुर्भुज जो है, तो त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में पहले जान लेते हैं, उसके बाद फिर जानेंगे कि किस प्रकार से उसकी रचना की जाती है। ठीक, सबसे पहले यहाँ देखिए त्रिभुज यदि लेते हैं तो त्रिभुज जो होती है तो त्रिभुज किसे कहते हैं तो बताइएगा, तुम बताओ सीता। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं, ठीक है, समझ में आया। तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। यदि भुजा के आधार पर त्रिभुज लेते हैं तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के तीन प्रकार होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। समझ में आ गया। सबसे पहले देखिए प्रायोगिक ज्यामिति लेते हैं। तो प्रायोगिक ज्यामिति में क्या होता है, ऐसे में इसमें रचना बताया जाता है कि किस प्रकार से त्रिभुज बनाना है, आयत बनाना, वर्ग बनाना है, ये सब बताया जाता है। समझ में आया। अब यहाँ पर देखो प्रायोगिक ज्यामिति बनाने के पहले सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं त्रिभुज चतुर्भुज, त्रिभुज कितना प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज कितना प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में जानकारी पा लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग रचना पे चलेंगे, ठीक है ना। समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग त्रिभुज पे चलते हैं। तो त्रिभुज यहाँ देखो, त्रिभुज कहता है तीन भुजाओं से यदि घिरे क्षेत्र, यानी तीन भुजा है, तीन भुजा इस तरह घिरे क्षेत्र हो, ठीक है ना। समझ में आया। या तो तीन भुजाओं से घिरे बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, या तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया। देखो तीन भुजा हुआ, एक भुजा ये हुआ, दो भुजा ये हुआ और तीसरा भुजा ये हुआ, तो तीन भुजा हो गया टोटल ना। तो तीन भुजा और पूरी तरह से ये क्या है, बंद है, पूरी तरह से क्या है, बंद है ना। तो तीन भुजाओं से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिभुज। अब त्रिभुज जो होता है, क्या त्रिभुज एक प्रकार का होता है? त्रिभुज के भी प्रकार होते हैं। कोनों के आधार पर लेंगे तो अलग होता है, ठीक है ना। भुजाओं के आधार पर लेंगे तो भुजाओं के आधार पर अलग होती है। समझ में आ गया। अब तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र जो होती है, तो यदि कौन भुजा के आधार पर त्रिभुज लेते हैं तो भुजा के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के होते हैं? सबको दिख रहा है, ठीक है। तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार, तो भुजा के आधार पर त्रिभुज के प्रकार लेते हैं तो कई प्रकार का होता है? वो तीन प्रकार का। कितना प्रकार का? तीन प्रकार का। पहला क्या होता है मेरा? समबाहु त्रिभुज होता है। दूसरा क्या होता है मेरा? समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तीसरा क्या होता है? विषमबाहु। देखो सम का मतलब होता है बराबर, सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। अब बाहु का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। तो यानी जिसके बराबर भुजा हो वो क्या कहलाएगी? समबाहु त्रिभुज। जिसके बराबर प्रत्येक भुजा बराबर हो उसे क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज कहेंगे, ठीक है ना। उसके बाद सम का मतलब होता है बराबर, दुई का मतलब होता है दो। क्या होता है? दो। अब बाहु का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा, ठीक है ना। तो सम दुई बाहु यानी कि बराबर दो भुजा, यानी कि दो बराबर जिसकी भुजा हो, ठीक है। दो बराबर जिसकी भुजा हो और वो त्रिभुज हो तो उसे क्या कहते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज। क्या कहते हैं? समद्वि बाहु त्रिभुज। समझ में आ गया। और विषम का अर्थ होता है अलग। क्या होता है? अलग, सबसे भिन्न, ठीक है ना। सब कोई क्या? भिन्न। और बाहु का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? बाहु का अर्थ भुजा। वहाँ देखना अथी देखो महाभारत देखना, महाभारत में कहता है ना ये 10 हाथी का बल किसको था? भीम को ना। भीम को क्या था? और दुर्योधन ना, दुर्योधन कहता है ना। तो दुर्योधन था और ये पांडव में कौन था? भीम था। तो दुर्योधन को था भुजाओं में यदि दम है तो आओ हमसे टक्कर लो, हमसे मुकाबला करो, कहता है ना। यानी और ऐसे करके ऐसे करता है, ठीक है ना। तो इस तरह यानी कि ये इसका मतलब होता है भुजा। इसको क्या बोलते हैं? भुजा। यदि शारीरिक अंग में लेंगे तो ये मेरा भुजा हुआ, ठीक है ना। समझ में आया? जिसको हम लोग बॉडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी। तो देखो यहाँ विषम बाहु, विषम का मतलब क्या होता है? अलग। क्या होता है? अलग। और बाहु का अर्थ होता है भुजा। क्या होता है? भुजा। भुजा ऐसे यही सिर्फ नहीं हुआ, भुजा पूरा ही हुआ, पूरा ही कहलाया भुजा मेरा। हाथ को मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जो हुआ पूरा, ये क्या कहलाया? मेरा भुजा कहा, ठीक है ना। समझ में आया। तब विषम बाहु, यहाँ तो त्रिभुज पे आ रहा है ना, तो यहाँ हाथ और पैर पे नहीं जाना है, यहाँ पर त्रिभुज पे आना है, ठीक। तब विषम का अर्थ क्या होता है? अलग होता है। बाहु का अर्थ होता है भुजा। क्या होती है? भुजा होती है, ठीक है ना। त्रिभुज तो त्रिभुज तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र, यानी तीन भुजाओं से घिरा क्षेत्र जिसकी तीनों भुजा अलग अलग हो। क्या हो? तीनों भुजा अलग अलग हो के क्या कहलाती है? मेरा विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? विषमबाहु। अब यहाँ देखिए समझ में, सबसे पहले समबाहु त्रिभुज समझते हैं।
तो समबाहु त्रिभुज का परिभाषा यदि कोई पूछने कि समबाहु त्रिभुज क्या है, तो क्या बताइएगा, वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो। समझ में आ गया। जब तीनों भुजा बराबर हो तो तीनों कोण भी इसका बराबर ही होगा, ठीक है ना। किसी भी परिस्थिति में कहीं किसी भी तरह हम कोई भी त्रिभुज बना लेते हैं, कितनों बड़ा छोटा कुछ भी बना लें, तो यदि तीनों भुजा बराबर होगा तो उसका तीनों कोण निश्चित रूप से ही बराबर होगा। समझ में आ गया। तो यहाँ पर वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। यदि अब कोई पूछ दिया क्या समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा अलग होती है या बराबर होती है, तो क्या बोलोगे, बराबर होती है। जहाँ भुजा बराबर हो वहाँ कोण भी बराबर ही होगा। यानी कि प्रत्येक कोण जो इसका होगा कितना होगा, कोई बता पाओगे, बता सकते हो, 90 डिग्री होगा। 90 तो 9 या 27 270 डिग्री होता है त्रिभुज का मान, 180 होता है त्रिभुज का मान। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180। तो 180 है, यहाँ तीन कोण है तो 3 से भाग दे दो यानी 60, यानी प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। कितना होगा, 60 डिग्री प्रत्येक कोण होगा। समझ में आया। चलो यहाँ रखो, समबाहु त्रिभुज ने तय, तो समबाहु त्रिभुज में हमेशा आपस में दोनों सब भुजा क्या होती है, बराबर होती है। सब भुजा बराबर होती है, प्रत्येक कोण भी क्या होती है, बराबर होती है। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत यहाँ पर। चलिए अब लेते हैं समबाहु से आते हैं समद्विबाहु। समद्विबाहु, सम का अर्थ क्या हुआ, सम का अर्थ बताइए, सम का अर्थ बराबर, और द्वि का अर्थ दो, अब बाहु का अर्थ भुजा। तो यानी जिसकी दो भुजा जिसकी बराबर हो, दो भुजा जिसकी बराबर हो क्या कहलाती है, समबाहु समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है, ठीक ना। अब इसका कोई डिफिनेशन पूछ ले तो डिफिनेशन में क्या करेंगे, वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। यानी जिसकी दो भुजा क्या हो, बराबर हो, उसे क्या कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। अब एक चीज याद रखो, यदि दो भुजा किसी त्रिभुज का बराबर होती हो तो उसके आसन्न कोण जो होते हैं वो बराबर होते हैं, याद रखना। यदि दो भुजा बराबर ने तो उसका आसन्न भुजा कोण जो होती है, आसन्न कोण क्या होती है, बराबर होती है। जैसे कि मान के चलिए कि ये त्रिभुज लेते हैं, ये त्रिभुज लिए, ठीक ना। अब ये भुजा और ये भुजा मान के चलो बराबर है, ये दोनों भुजा क्या है, बराबर है। तो ये दोनों जब भुजा बराबर है तो ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका आसन्न कोण कौन हो गया, ये और ये हो गया। कौन हो गया, ये और ये हो गया। समझ में आ गया। तो ये और ये कोण जो होगा दोनों हमेशा क्या होगी, बराबर होगी। कौन सी होगी, बराबर होगा। समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत। तो समबाहु त्रिभुज में से यदि समद्विबाहु त्रिभुज लेते हैं तो समद्विबाहु त्रिभुज के दो भुजा जो बराबर होती है तो उनके विपरीत में यहाँ से आसन्न कोण होती है, आसन्न कोण क्या होती है, बराबर होती है। ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत। ठीक, अब यहाँ देखो, तो वैसी त्रिभुज जिसकी दो भुजा बराबर हो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाती है। यानी कि दो भुजा जिसका बराबर हो, जैसे ये दोनों भुजा बराबर है तो इसका आसन्न कोण कौन हो गया, ये और ये हो गया, ठीक ना। तो ये दोनों कोण जो होगा, ये दोनों कोण क्या होगा, बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद रहते हैं अब विषमबाहु त्रिभुज। विषम का अर्थ क्या होता है बताइए आप, विषम का अर्थ। अभी तुरंत ना बताए, कहाँ रहता है ध्यान। विषम का अर्थ होता है अलग, क्या होता है, अलग होता है, ठीक है ना। अब बाहु का अर्थ होता है भुजा, यानी जिसकी अलग भुजा, सभी भुजा अलग हो, क्या हो, सभी भुजा अलग हो, उसे क्या कहते हैं, विषम बाहु। विषम का मतलब अलग हो गया, ठीक। अब बाहु का मतलब भुजा हो गया, त्रिभुज तो त्रिभुज है। तो वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा अलग हो, तीनों भुजा क्या हो, अलग हो, ठीक ना। या तो तीनों भुजा भिन्न हो, भिन्न, अलग से अच्छा भिन्न लगता है शब्द सुनने में, ठीक है, ठीक ना। तो भिन्न ही लिखना, नहीं तो जो लिख दिया है तो रहने दो। वैसे त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा भिन्न हो विषमबाहु त्रिभुज कहलाती है। जैसे यहाँ त्रिभुज देखो, ये भुजा अलग हो, ये भुजा मान के चलो ये 3 सेंटीमीटर हो जाए तो ये 3.5 हो जाए, ये 4 हो जाए, इस तरह हो जाए। ये तो मतलब कहीं भी तरह किसी भी तरह से तो कितनों भी मान ले लें त्रिभुज का, और तीनों भुजा का मान क्या हो जाए, अलग हो जाए। क्या हो जाए, अलग हो जाए, तो वो क्या, कौन सा त्रिभुज कहलाते हैं, विषमबाहु त्रिभुज। और विषमबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण अलग अलग होती है, प्रत्येक कोण अलग होती है। ठीक, समझ में आया। कोई भी कोण बराबर नहीं होता है, ठीक। लेकिन ये तीनों का योग कितना होगा, 180 का। चाहे कोई भी त्रिभुज क्यों न ले लें, उसका तीनों कोणों का योग 180 ही होगा। ठीक, समझ में आ गया। ये हुआ मेरा भुजा के आधार पर, किसके आधार पर हुआ, भुजा के आधार पर। अब लेते हैं कोणों के आधार पर। क्या, कोणों के आधार पर भी लेंगे तो त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के।
देखो यहाँ कोनों के आधार पर लेंगे तो कोनों के आधार पर त्रिभुज के प्रकार। तो कोनों के आधार पर यदि लेते हैं तो कोनों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होता है। पहला क्या होता है मेरा? समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज होता है। दूसरा क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज होता है। तीसरा क्या होता है? अधिक कोण त्रिभुज होता है। ठीक है ना। अब यहाँ देखो सम का अर्थ क्या होता है? बराबर। और एक मिनट रुको, यहाँ भुजा में लेते हैं तो सम का अर्थ यानी कि यहाँ समकोण लेंगे तो समकोण का मान 90 डिग्री होता है, याद रखना सीधे तौर पर। ठीक है ना। समकोण का मान कितना होता है? 90 डिग्री होता है। ठीक है। तो यानी कि वैसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, और बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, तब ना 180 पूरेगा। एक कोण 90 हो गया तो दो कोणों को जोड़ेंगे तब ना होगा 90, तो 90 90 180। समझ में आया? तो यहाँ देखो समकोण त्रिभुज यदि कोई बोले तो क्या बोलना है? वैसे त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो तथा बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। बाकी दो कोणों का योग कितना हो? 90। जैसे कि यहाँ देखो ये 90 डिग्री नहीं है, 90 डिग्री नहीं है ना, तो ये कोण और ये आसन कोण, ये इसका जो 90 डिग्री आसन हुआ तो आसन कोणों का योग कितना हो जाए? 90 हो जाए। कितना हो जाए? योग 90 हो जाए। ठीक है ना। जोड़ के दोनों कोणों को जोड़कर। एक चीज हमेशा ये याद रखना कि ये दोनों कोण का मान जो होता है 45 डिग्री ही होगा। कितना होगा? यदि ये कोण 90 डिग्री होगा तो ये दोनों कोण कितना कितना का होगा? 45 डिग्री का होगा। ठीक है ना। ना तो 46 होगा ना तो 44 होगा। ठीक, समझ में आया? हमेशा कितना होगा? 45 होगा। यदि 45 ये दोनों कोण नहीं आया तो समझ लो मेरा वो समकोण त्रिभुज नहीं है। ठीक, यहाँ 90 डिग्री होगा ही नहीं। तब देखो तो वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण क्या हो? 90 डिग्री हो, अब बाकी दो कोणों का योग आसन कोण जो होती है, तो बाकी दो आसन कोण, ये तो कोण ही डायरेक्ट बोल सकते हैं, तो बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। उसे क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। समझ में आ गया? अब समकोण त्रिभुज लेते हैं तो यहाँ देखिए एक नोट में लिखे हैं कि समकोण त्रिभुज के बाकी दो कोण बराबर होते हैं। क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज लेंगे, समकोण त्रिभुज के बाकी दो कोण बराबर होते हैं और प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री होता है। कितना होता है? प्रत्येक कोण का मान 45 डिग्री होता है। मेरा पुष्प का है नीचे गिर गया। चलिए तो यहाँ देखिए ध्यान से, समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए तो समकोण त्रिभुज समझ में आ गया सबको? किसी को कोई दिक्कत? यदि समकोण त्रिभुज में कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। इसमें ऐसे भी दिक्कत क्या होगा? सीधी तौर पे याद रखना कि जब ऐसी त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, बाकी दो कोणों का योग 90 डिग्री हो, यानी तीनों कोणों का मन मिला के 180 डिग्री हो, समकोण त्रिभुज कहलाती है। ठीक, समझ में आ गया? अब यहाँ देखिए आगे क्या आता है? न्यून कोण त्रिभुज। क्या आता है? न्यून कोण किसे कहते हैं? कोई बताइएगा। जो कोण 90 से कम हो, 90 से कम हो तथा 0 से अधिक हो, 0 से अधिक और 90 से कम वाले कोण को क्या कहते हैं? न्यून कोण होते हैं कहते हैं। समझ में आ गया? लेकिन यहाँ पर यदि 0 से अधिक और 90 से कम लेंगे तो बहुत ऐसा कोण है, लेकिन उस तरह का यदि नहीं लेते हैं कोण तो मेरा क्या हो जाएगा? त्रिभुज तो बनना संभव हो जाएगा। ठीक है ना। तो त्रिभुज कभी भी बनेगा लेकिन निश्चित मान लेकर ही बनेगा वो। ठीक है ना। समझ में आया? चलिए यहाँ देखिए अब न्यून कोण त्रिभुज किसे कहता है? तो वैसी त्रिभुज जिसकी तीनों कोणों का मान समकोण से कम हो। क्या हो? समकोण यानी 90 डिग्री से क्या हो? तीनों कोणों का मान कम हो और तीनों कोणों का योग कितना हो? 90 से कम हो तथा योग 180 डिग्री। लेकिन योग कितना हो? 180, क्योंकि 90 से कम 89 भी होता है, तो 89 कर देंगे, 88 भी होगा तो 88 कर देंगे तो कितना होगा? 8 या 24 करी 4 2 8 या 24 25 26 264, जब कितना होता है? चलो समझ में आ गया? तो यहाँ पर रखो तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही पूरे, लेकिन प्रत्येक कोण का मान कितना हो? 90 से कम हो, तो वैसी त्रिभुज क्या कहलाती है? न्यून कोण त्रिभुज कहलाती है। क्या कहलाती है? न्यून कोण त्रिभुज। यदि तीनों कोण का मान लेते हैं 60 डिग्री है,
तो 60 डिग्री यदि मानते हैं तो 60 60 60 कितना 180 पूरा। अरे 90 से कम है, 90 से कम है ना, तो न्यूनकोण त्रिभुज हुआ, हो गया। समझ में आया। यदि मान के चलो एक कोण ले लेते हैं हम 80 डिग्री, कितना ले लेते हैं 80 डिग्री, और दूसरा कोण ले लेंगे कितना 80, दूसरा कोण 50 डिग्री ले लेते हैं, 80 50 कितना हो गया 130 डिग्री, बचा कितना 50 बचा, तो दूसरा 50 ले लेंगे, तो वो भी न्यूनकोण त्रिभुज होगा। समझ में आएगा, क्योंकि प्रत्येक कोण क्या होगा, प्रत्येक कोण क्या है 90 से कम होगा। ठीक, समझ में आया। अब याद रखें, तो सीधी तौर पर याद रखना कि वैसे त्रिभुज जिसकी प्रत्येक कोण 90 डिग्री से कम हो तथा योग कितना हो 180 डिग्री हो, तो उसे क्या कहते हैं हम न्यूनकोण त्रिभुज। क्या कहते हैं न्यूनकोण त्रिभुज। समझ में आ गया। अब तीसरा होता है मेरा अधिक कोण त्रिभुज। तीसरा मेरा क्या होता है अधिक कोण त्रिभुज होता है। अधिक कोण त्रिभुज कहता है वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 डिग्री हो, एक कोण 90 डिग्री से अधिक हो, क्या हो 90 डिग्री नहीं बने, 90 डिग्री तो समकोण में होता है, 90 से अधिक हो, 90 से क्या हो अधिक हो, यानी एक कोण 90 से अधिक होगा, बाकी दो कोण जो बचेगा तो वो दो कोणों का योग कितना हो, मतलब क्या दोनों दो कोणों को जोड़कर और दोनों कोणों को जोड़कर और तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाए, कितना हो जाए 180 डिग्री हो जाए, तो उसे क्या कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। ठीक ना। तो वैसी त्रिभुज जिसकी एक कोण 90 से अधिक हो तथा बाकी दो कोणों का योग 90 से कम हो, 90 से छोटा होने लिखना, कम लिखना, 90 से कम हो, अधिक कोण त्रिभुज कहलाते हैं। एक तो यदि 90 से अधिक होगा तो स्वाभाविक है कि दोनों कोण का 90 से कम ही होगा, तभी मेरा 180 पूरा सकता है। ठीक है ना। समझ में आया। मान के चलो एक कोण ले लेते हैं 91 डिग्री, मान के चलो कि 90 से अधिक बोला ना, तो 90 से अधिक तो 91 भी होता है, 91 डिग्री ले लेते हैं और दो कोणों का मान 90 डिग्री ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा 181 डिग्री हो जाएगा ना। तो त्रिभुज का कोणों का मान होता है 181, नहीं होता है। तो यदि वहां पर मेरा 91 हो जाए, तो यहाँ हमको कितना लेना पड़ेगा 89 लेना पड़ेगा, तभी ना मेरा 180 पूरेगा। समझ में आया। तो यहाँ पर जितना भी एक कोण ले, जैसे यहाँ यदि 100 डिग्री लिए, कितना लिए 100 डिग्री यदि लिए, तो 90 से तो अधिक हो गया, तो बचा कितना 80 बचा, तो यहाँ 50 30 40 40 40 40, उसके बाद फिर मतलब अन्य कोणों में भी तोड़ सकते हैं ये दोनों कोणों को। समझ में आ गया। अन्य कोण दोनों कोण को जोड़कर कितना, यदि ये 100 हो तो ये दोनों को कितना पुराना होगा 80 पुराना होगा। ठीक ना। ये यदि 91 रहता तो ये दोनों को 89 पुराना होता, 79 पुराना होता। समझ में आ गया। 79 89 89, समझ में आ गया। समझ में आया ये त्रिभुज। ठीक है। तो यहाँ पर कल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ त्रिभुजों के प्रकार, जो भुजाओं के आधार पर प्रकार और कोणों के आधार पर प्रकार, ये तीनों ये छोबोट याद करके आना है त्रिभुज का। ठीक, समझ में आया। बाकी बाद कल त्रिभुज के बाद क्या है, थोड़ा सीधा करना पेज, चतुर्भुजों का कल पढ़ाएंगे, चतुर्भुज के बारे में। ठीक ना। चतुर्भुज भी जैसे त्रिभुज बटा ना 6 भागों में, कोण के आधार पर और भुजा के आधार पर, उसी प्रकार से चतुर्भुज भी बटता है। ठीक ना। कोण के आधार पर अलग होता है, भुजा के आधार पर अलग होता है त्रिभुज। समझ में आ गया। क्योंकि चतुर्भुज लेंगे तो चतुर्भुज में डेरी होता है, आयत होता है, वर्ग होता है, पतंग होता है। समझ में आ गया। इस तरह से बहुत होता है, तो सब कल बताएंगे। बाकी आज के लिए त्रिभुज ही याद करके आना है। ठीक, समझ में आ गया। किसी को कोई दिक्कत इसमें दिक्कत नहीं हो तो याद करके आ जाना।